फ्रेंड, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव करने वाले हैं, जो कि हमारे लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन होने वाले हैं। तो कि हम चैप्टर 1 से यानी कि अध्याय 1 से जनसंख्या चैप्टर का क्वेश्चन लेके आए हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आज हम करने वाले बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2025 के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, क्लास कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ये आपका काम रहेगा, ये आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भारत में जनसंख्या घनत्व के वितरण स्थानिक वितरण का विवेचना कीजिए। तो ये सवाल हम लोग से पूछ रहा था, इसका हम लोग उत्तर देते हैं। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो और भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? बिहार है, जिसका जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यदि अधिक की बात कर रहा है तो कम की बात करेंगे, तो इसलिए हम लोग एक लाइन में और लिख देंगे। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जिसका जनसंख्या घनत्व सिर्फ 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा से आप लोग को समझ में आएगा। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दूसरा क्वेश्चन है, कृषि घनत्व क्या है? चलिए इसका उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। कृषि घनत्व क्या है? कुल कृषि जनसंख्या में निवल कृषि क्षेत्र से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे कृषि घनत्व कहते हैं। ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है और ये आपको 2 नंबर मार्क्स में देगा। यदि ये आप क्वेश्चन आप वहाँ पे आ गया और आप बना दिए तो 2 क्वेश्चन आपका फिक्स है। तो चलिए कृषि घनत्व को भाग देंगे, किससे भाग देंगे? तो कुल कृषि जनसंख्या से निवल कृषि क्षेत्र को हम लोग ऐसे भाग दे करके, मतलब भाग दे देंगे, उसे कृषि घनत्व कहते हैं। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं? संगठन से आप क्या समझते हैं, उसका उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। भूगोल का वह भाग जिसकी आयु व लिंग का विश्लेषण, निवास स्थान, मानव जाति के लक्षण, जनजाति, भाषा, धर्म, वैवाहिक स्थिति, साक्षरता और शिक्षा, व्यावसायिक विशेषताएं आदि का अध्ययन करते हैं, उसे जनसंख्या संगठन कहते हैं। जनसंख्या संगठन कहते हैं। ये तो है, ये तो हमसे पूछ रहा है, यही बनाना है। तो चलिए ये चौथा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह हमारा तीसरा क्वेश्चन हमारा समाप्त हो चुका है। मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक में अंतर बताइए। कि आप लोग से मैं पूछूं तो श्रमिक का मतलब क्या होता है, तो आप लोग हमें बता दीजिएगा। तो श्रमिक का मतलब होता है मजदूर। श्रमिक का मजदूर होता है मजदूर। मुख्य श्रमिक यानी कि मुख्य मजदूर और सीमांत श्रमिक यानी कि सीमांत मजदूर। चलिए इसका उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। इसका उत्तर है मुख्य श्रमिक यानी कि वो व्यक्ति जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन काम करता है, उसे मुख्य श्रमिक कहा जाता है। मैं कहूँ तो आप लोग को एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। तो मुख्य वह व्यक्ति जो एक वर्ष में कम से कम कितना दिन काम करता है? 183 दिन काम करता है, तो उसे मुख्य श्रमिक कहा जाता है। चलिए मुख्य श्रमिक आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। और चलते हैं सीमांत श्रमिक की ओर। सीमांत श्रमिक कह रहा है कि वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिन से कम काम करता है, उसे सीमांत श्रमिक कहा जाता है। सीमांत श्रमिक कब से? एक वर्ष में 365 दिन, यानी कि कम से कम काम कर रहा है। वो कम से कम कितना दिन काम कर रहा है? तो 183 दिन काम कर रहा है कम से कम। तो उसे क्या कहेंगे हम? सीमांत श्रमिक यानी कि सीमांत मजदूर भी कह सकते हैं हम। तो चलिए यही तक हमारा लघु उत्तरीय क्वेश्चन से समाप्त होते हैं, जो कि हमारे पास 4 थे। अब बढ़ते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर, जो कि हमारे एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। 5 नंबर का पूछा जाता है। यहाँ पर भी हम एक क्वेश्चन लेके आए हैं आपके पास। तो अब इसका जवाब दीजिए। जनसंख्या वृद्धि के अवधि का वर्णन करें। जनसंख्या वृद्धि के अवधि का वर्णन करें। यदि मैं आपसे पूछूँ तो अवधि मतलब समझते हैं? अवधि का मतलब होता है समय।
अवधि का मतलब होता है समय। तो चलिए उत्तर जानने का प्रयास करते हैं इसका। जनसंख्या वृद्धि को 4 प्रावस्थाओं में विभाजित किया गया है, यानी कि जनसंख्या वृद्धि को 4 प्रावस्थाओं में विभाजित किया गया है। प्रावस्था को हम लोग देखते हैं। प्रावस्था को में है 1901 से 1921 1901 से 1921 की बीच 1901 से 1921 के अवधि को भारत की जनसंख्या वृद्धि की रीढ़ अथवा स्थिर प्रावस्था कहा जाता है। प्रावस्था को हम लोगों ने देखा और प्रावस्था खो की ओर बढ़ते हैं। प्रावस्था खो क्या कर रहा है? प्रावस्था खो में 1921 से 1951 की अवधि को स्थिर वृद्धि अवधि के रूप में जाना जाता है। इस अवधि में जन्म दर उच्च और मृत्यु दर निम्न हो जाता है, तो इसे प्रावस्था खो यानी कि जनसंख्या वृद्धि की अवधि का यही वर्णन है। तो प्रावस्था खो। उसके बाद हम लोग आते हैं प्रावस्था गो। 1951 से 1981 को जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है। इस अवधि के जन्म दर उच्च और मृत्यु दर निम्न हो गया है, इसे ही जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है। और प्रावस्था गो देखते हैं हम लोग। तो 1981 से वर्तमान तक के अवधि घटती वृद्धि की अवधि कहा जाता है। इस अवधि में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों निम्न है। तो चलिए ये हमारा क्वेश्चन जो कि पूछा गया था, जनसंख्या वृद्धि की अवधि का वर्णन करे, तो ये हम लोगों ने देख लिया। और चलिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर काफ़ी ज़रूर करें। तो चलिए धन्यवाद आप सभी का वीडियो में बने रहने के लिए।